अरे बहू, तुम्हारे मायके वाले ने क्या तुम्हें खाली हाथ भेज दिया? क्या वो इतने गरीब थे? जरा पड़ोस में देखो, शर्मा जी की बहू पूरे 21 तोले सोने लेके आई है, साथ में गाड़ी और बड़ा सा घर भी मिला है। पर तुम्हारे पिता ने मेरे बेटे को सोने की एक छोटी चेन तक नहीं दी, और तुम्हें तो कुछ खास दिया नहीं। सरला जी अपनी बहू शिल्पा पर लगातार जोर जोर से चिल्ला रही थी, और बेचारी शिल्पा वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी। शायद शिल्पा की यही खामोश रहने की आदत ही सौरभ को पसंद आई थी, तभी उसने उसे शादी की थी। पर उस समय सौरभ की समझ में क्यों नहीं आया कि जब परिवार गरीब है तो दहेज कहाँ से आएगा। अब जब शिल्पा पत्नी बनकर इस घर में आई तो सौरभ को अपनी गलती बार बार महसूस होने लगी थी। खैर, माँ और पत्नी का झगड़ा सुनकर सौरभ भी वहाँ आया और शिल्पा तरफ देखकर धीरे से बोला, शिल्पा तुम जाओ अपने कमरे में। और बेचारी शिल्पा चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी सरला जी अपने बेटे पर भड़क उठी, बेटा तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मुझे इस बिन दहेज की लड़की को घर से निकालने क्यों नहीं देते? ये हमारे किसी काम की नहीं है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। परसों मैं मल्होत्रा जी के बेटे बहू को मुँह देखने गई थी, उसे देखकर तो मैं दंग रह गई। उनका पूरा घर फर्नीचर से भरा था और उनकी बहू तो सोने से लदी हुई थी, यहाँ तक कि उसने अपने सास ससुर के लिए भी सोने की मोटी चेन दी। मेरा भी मन करता था कि मेरी बहू आएगी और हमारा घर भी ऐसे ही खुशहाली और नए सामान से भर जाएगा। सरला जी ने भरते हुए कहा, तुम्हारी नौकरी तो इतनी अच्छी है नहीं कि तुम खुद ही इतना सब खरीद सको। अब हमें कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। सौरभ की माँ की बात सुन पूरी तरह सहमत था। जब वो दूसरे घर में नया सामान देखा तो उसका भी मन ललचाया था कि उसके घर में भी नया फर्नीचर और आधुनिक चीजें होनी चाहिए। उसने कई बार शिल्पा पर जोर भी डाला कि वो अपने माता पिता को दहेज लाने को कहे, वरना उसे इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। पर शिल्पा हमेशा कहती, उनके माता पिता बहुत सीधे और गरीब लोग हैं, उनके पास सच में कुछ नहीं है। वो सुनकर सौरभ को बहुत गुस्सा आया था। उसे पक्का यकीन था कि अगर शिल्पा एक बार अपने माता पिता से कहेगी तो बेटी के सुख के लिए वो मजबूरी नहीं सही पर दहेज जरूर देंगे। और शिल्पा टाल मटोल कर देती है। इसीलिए अब सौरभ भी अपनी माँ का पूरा साथ देने लगा और शिल्पा को धमकाता कि अगर उसने दहेज नहीं लाया तो उसे घर से निकाल देंगे। यह सब सुनकर शिल्पा बस आंसू बहाती रहती थी। आज वो सौरभ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अभी अभी अपने दोस्त के घर से लौटा था, जहाँ उसने बड़ा सा स्मार्ट टीवी देखा। दोस्त ने बताया यह टीवी उसकी पत्नी दहेज में लाई है। उसी पर सौरभ खुद पर गुस्सा आया कि उसने शिल्पा से शादी क्यों की। घर आते ही उसने शिल्पा का बाजू पकड़ा और खींचकर बाहर ले आया। उसने अपने माता पिता की तरफ उंगली करते हुए कहा, क्या तुम्हें ये छोटे से टीवी पर नजरें गड़ाए मेरे माता पिता दिखाई नहीं देते? अगर तुम एक बड़ा सा टीवी दहेज में लाती तो आज इन्हें इस पुराने टीवी पर नजर गड़ानी नहीं पड़ती। उन दोनों का शोर सुनकर महेश जी, ससुर जी और सरला जी उसी तरफ देखने लगे। सौरभ तुम्हें क्या हो गया? बहू को क्यों परेशान कर रहे हो? महेश जी ने शिल्पा का पक्ष लेते हुए कहा। तो सौरभ बोला, पिताजी आप जानते हैं मैं अभी अपने दोस्त के घर से आया हूँ। उनके घर में इतना बड़ा टीवी है और हमारे घर में देखिए मेरे बचपन का छोटा सा टीवी पड़ा है। अगर शिल्पा दहेज में टीवी लाती तो आज हमारे घर में नया टीवी होता। महेश जी ने शांत होकर कहा, बेटा अगर शिल्पा टीवी नहीं लाई तो क्या तुम खुद नहीं खरीद सकते? जरूरी तो नहीं कि बहू दहेज में लाए। तभी सौरभ के कुछ करने से पहले ही सरला जी बीच में आ गई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? हमारा बेटा सारा दिन मेहनत करता है और जो कमाता है वो घर में ही लगाता है। उनकी पत्नी के नखरे खत्म नहीं होते, वो किसी और चीज के बारे में कैसे सोचेगा? यह कहते हुए सरला जी ने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसको घर से बाहर निकालने लगी। शिल्पा तुरंत अपनी सास के पैर में बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज बाजी मुझे घर से मत निकालिए। अगर मैं वापस अपने मायके चली गई तो मेरे माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी अब उम्र नहीं है कि वो इतना बड़ा सदमा झेल सके। मैं कल अपने माता पिता के घर जाऊंगी और टीवी लेकर आऊंगी। यह सुनते ही सौरभ की आंखें चमक उठी। उसने माँ को इशारा किया तो वो भी चुप होकर बैठ गई। अब सौरभ को बस कल का इंतजार था। शिल्पा अपने आंसू पोंछ रही थी, मगर सौरभ की कोई परवाह नहीं थी। वो मन ही मन सोचने लगा, इसी तरह एक एक करके दहेज की सारी चीजें ले लूंगा। शिल्पा अपने कमरे में चली गई। तभी सौरभ अपनी माँ के पास बैठा और दोनों माँ बेटे ने
मिलकर दहेज की लंबी सूची बना ली ताकि एक एक करके शिल्पा से सब कुछ मंगवाया जा सके। टीवी के बाद अब उन्हें गाड़ी की मांग करनी थी। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय सौरभ ने शिल्पा से कड़े शब्द में कहा, आज मायके जाकर टीवी ले आना, वरना हमेशा हमेशा के लिए मायके में ही रहने को तैयार रहना। शिल्पा ने हाँ में सिर हिलाया और रसोई में चली गई। शाम को जब सौरभ दफ्तर से लौटा तो उसका दिमाग घूम गया। सरला जी ने बताया कि शिल्पा नया टीवी तो लाई है, मगर वो ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे पुराने टीवी से मिलता जुलता ही है। पुराने टीवी से मिलता जुलता ही है। यह सुनते ही सौरभ का गुस्सा चरम पहुंच गया। उसने तुरंत शिल्पा को आवाज लगाई और गुस्से से बोला, तुम्हारे माता पिता को जरा भी शर्म नहीं आई? इतना छोटा टीवी देखकर तुम्हें फिर यहाँ भेज दिया। अगर मैं जानता होता कि तुम ये लाओगी तो कल ही मैं माँ को ना रोकता। आज तुम यहाँ नहीं बल्कि अपने माता पिता की चौखट पर बैठी होती। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ आप इसे अभी यहाँ से निकाल सकती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत जल्द मैं तलाक के कागज भिजवा दूंगा। यह सुनकर शिल्पा जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, मगर सौरभ को कोई परवाह नहीं था। उसके सारे सपने टूट चुके थे, क्योंकि उन्होंने जो इतनी बड़ी लिस्ट बनाई थी उनका पल चलन इतना खराब था। वो पैर पटकते ऊपर चला गया और सरला जी ने शिल्पा को घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया। जाते जाते शिल्पा ने बस इतना कहा, देखना एक दिन न्याय जरूर होगा। इतना कहकर वो थके हुए कदमों से वहाँ से चली गई। अगले दिन 1 महीना के अंदर ही सौरभ ने तलाक के कागज तैयार करवा कर उसके घर भिजवा दिए। समय बीता तो सरला जी अब बेटे की दूसरी शादी की योजना बनाने लगी। सौरभ ने माँ पर ही सब छोड़ दिया और कहा, आप ऐसी लड़की ढूंढिए जो अपने साथ करोड़ों का दहेज लाए। सरला जी मुस्कुराई और बोली, तू चिंता न कर बेटा, मैं एक ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे घर के दहेज से भर देगी। महेश जी ने उन दिनों अपने मित्र के यहाँ गए हुए थे। जब वो वापस आए तो बहुत हंगामा मचा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बस इतना कहा, बहू बहुत अच्छी थी, उसने पूरे घर को संभाल रखा था, अब देखना कैसे इस घर का ढांचा बिगड़ता है। सौरभ ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दिन बीतने लगे तो घर के हालात सौरभ को समझ आने लगे, क्योंकि अब दफ्तर से आकर उसे खाना खुद बनाना पड़ता था। सरला जी का दर्द बहाना बनाकर बैठ जाती थी। माँ मुझसे और काम नहीं होता, जल्दी से या तो अपनी बहू ले आओ या फिर तुम खुद ही खाना बना लिया करो। मैंने कहा, बेटा जरा धीरज रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हम जल्दबाजी में फिर से कोई गलती नहीं करना चाहते। शिल्पा को गए हुए लगभग 2 महीना हो चुके थे और एक दिन सौरभ दफ्तर से आया तो माँ ने उसे मिठाई खिलाई और बोली, बेटा मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत अमीर परिवार में तय कर दिया है। वो इतना दहेज देंगे कि आज तक इतना दहेज हमारे मोहल्ले में किसी भी बहू नहीं लाई होगी। सौरभ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अगले 15 दिन बाद सौरभ और रिंकू की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। सौरभ और सरला जी हमारे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि रिंकू अपने साथ इतना सारा दहेज जो लाई थी। सारे मोहल्ले की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आज सरला जी बहुत खुश थी, क्योंकि पूरा घर सम्मान से भर चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे रिंकू की असलियत सामने आने लगी। एक दिन जब सौरभ ऑफिस जा रहा था तो उसने रिंकू को आवाज लगाई, रिंकू जल्दी से खाना लगा दो। यह सुनते ही रिंकू चिल्लाते हुए बोली, मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ, खाना चाहिए तो खुद रसोई में जाकर ले लीजिए। मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है और उसके लिए तैयार होना है। यह कहकर वो नहाने चली गई। उसके तेवर देख सौरभ हैरान रह गया। अचानक उसे शिल्पा का ख्याल आया, जो उसके खाने पीने का कितना ख्याल रखती थी। अब तक वो यही समझ रहा था कि रिंकू नई दुल्हन है इसलिए काम नहीं कर रही है, मगर अब तो उसके घर में रहते हुए 1-2 हफ्ता हो चुका। सौरभ की आंखें खुल चुकी थी। उसने समझ में आ गया था कि रिंकू घर का कोई काम नहीं करेगी, फिर से उसे ये सब करना होगा। मगर वो फिर भी खुश था, क्योंकि अब उनका पूरा घर आधुनिक फर्नीचर से भर गया था, आधुनिक सामान से भर गया था और उनके पास गाड़ी भी थी। उस रात रिंकू बहुत देर तक घर वापस नहीं आई, तो सौरभ ने पूछा, रिंकू इतनी देर कैसे लगा रही? तुम सुबह गई थी और अब रात के 10 बज रहे, अब आ रही हो? उन्हें गुस्से से कहा, मैं आपके बताना जरूरी नहीं समझती, और फिर आपने मुझे कोई भी पूछताछ की तो मैं अपने पिता से शिकायत कर दूंगी। रिंकू के पैसे और दौलत के कारण सौरभ बस उसका गुलाम बनकर रह गया। उसने कुछ न कहा और चुप्पी साध ली।
अगले दिन जब सौरभ उठा तो उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसने रिंकू से कहा, रिंकू उठो प्लीज, आज मेरी मदद कर दो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं है। लेकिन ये सुनकर रिंकू उल्टा उन पर ही चिल्लाने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से उठाने की? मैं बहुत थकी हूँ, शोर मत कीजिए और अपना काम खुद कीजिए। यह कहकर वो सिर तक कंबल ओढ़कर सो गई। सौरभ चुपचाप खड़ा पछताने की आवाज में चलता रहा। उनका मन बार बार शिल्पा के बारे में सोचने लगा कि जब वो उठता था तो उनके कपड़े प्रेस करके रखती थी, नाश्ता भी तैयार मिलता था, मगर रिंकू तो उसके लिए कुछ भी नहीं करती। धीरे धीरे समय बीता, उनकी शादी को 2 साल हो गए। सौरभ एक बेटे का पिता बन चुका था, मगर रिंकू अब भी उनकी कोई इज्जत नहीं करती। पति नहीं बल्कि अपना नौकर समझने लगी थी। सौरभ भी उनकी दौलत के आगे चुप हो जाता। एक बार रिंकू उसे अपने साथ पार्टी में ले गई। वहाँ रिंकू ने सौरभ की आंखों के सामने किसी दूसरे लड़की से खुलकर बातें की, जैसे वही उसका पति हो। सौरभ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी वेटर जूस लेकर आया और सौरभ से गिलास उठाकर रिंकू की ओर बढ़ाया, पर रिंकू का हाथ उसने उससे टकराया और जूस उसके कपड़े पर गिर गया। ये देखते गुस्से से चिल्ला पड़ी। उसने अपने दोस्त कभी ख्याल नहीं किया और सबके सामने ही सौरभ की इतनी बेइज्जती की। वो मुंह छुपा कर रह गया। रिंकू के सभी दोस्त और रिंकू खुद भी उस पर हंस रहे थे। सौरभ वही एक तरफा बैठकर उसको फ्री होने का इंतजार करने लगा। बहुत देर होने के बाद भी जब रिंकू नहीं आई तो सौरभ ने उसे फोन किया, मगर वो बंद था। उसने उस लड़के से पूछा जिससे रिंकू बातें कर रही थी, तो उसने अजीब सी नजरों से सौरभ की तरफ देखा और कहा, रिंकू को तो घर गए हुए 1 घंटा हो चुका है। सौरभ को उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने खुद पर काबू किया। एक दिन जब सौरभ दफ्तर से वापस आया तो उसके घर के बाहर भीड़ जमा थी। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा। सामने अपने बेटे प्रीतम को बेहोशी की हालत में देखकर हैरान रह गया। उसके पैर से खून निकल रहा था। लोगों ने बताया कि वो बाहर अकेला खेल रहा था। तभी एक बाइक वाला टक्कर मारकर चला गया। रिंकू भी घर पर नहीं थी। सौरभ ने तुरंत बेटे को गोद में उठाया और अस्पताल लेकर भागा। रास्ते में उसके रिंकू को फोन करके सब कुछ बताया तो बोली, मैं किसी पार्टी में हूँ, अभी नहीं आ सकती, आप उसे अस्पताल लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाऊंगी। यह सुनकर सौरभ को बहुत गुस्सा आया, पर अभी उसे अपने बेटे को बचाना था। अस्पताल पहुंचा तो प्रीतम की गंभीर हालत देख डॉक्टर उसे तुरंत अंदर ले गए। सौरभ बाहर बैठकर अपने बच्चे के लिए दुआएं करने लगा। बहुत देर बाद रिंकू आई। सौरभ ने उसे सारी बातें बताई तो रिंकू अंदर गई और डॉक्टर से बोली, जितना भी खर्चा हो हम देने को तैयार है, बस आप मेरे बेटे को बचाने की कोशिश करें। तभी डॉक्टर ने कहा, पैसे ही सब कुछ नहीं होता मैडम, इतने छोटे बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? क्या आप उसको ध्यान नहीं रख सकती? अब उसके पैर से इतना खून बच चुका है कि उसकी जान बचाना मुश्किल है। रिंकू बाहर आकर सौरभ पर चिल्लाने लगी, तुमने ही बच्चे को ध्यान नहीं रखा। सौरभ उस पर बहुत गुस्सा आया, पर वो एक माँ है और माँ को फर्ज बनता है बच्चे का ध्यान रखना, मगर नहीं, वो तो बस सारा दिन पार्टी में व्यस्त रहती है। उनका बेटा तो एक अनाथ जैसे जिंदगी जी रहा है। रिंकू उस समय अपने बेटे को अस्पताल में छोड़कर यह कहकर चली गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सौरभ को आश्चर्य हो रहा था, आखिर वो अपने बच्चे को इस हाल में छोड़कर घर कैसे जा सकती है। आज उसे एक बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर शिल्पा उसकी जिंदगी में होती तो आज यह हाल नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बहुत इज्जत करती थी। आज उसके पास आलीशान बंगला और दौलत थी, मगर ये सब उसे फीकी लग रही थी। एक एक पल के लिए वो सोचने लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उस पत्नी की गुलामी में गुजार दी जो उसकी इज्जत तक नहीं करती। वह यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक डॉक्टर उसकी तरफ आया और कहने लगा, आपके बेटे की हालत बहुत गंभीर है, आप एक बार जाकर उससे मिल लीजिए। हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पल पल उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। सौरभ घबरा गया और बोला, आप किसी भी डॉक्टर को बुला लीजिए, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। सौरभ दौड़कर अंदर गया। तभी कुछ देर बाद एक महिला डॉक्टर मुंह पर मास्क लगाए ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर निकली और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आपको अंदर बुला रहे हैं, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, वो चाहती है कि आप अंदर रहे। नर्स की बात सुन सौरभ का कलेजा कांप गया। वो जल्दी से अंदर गया तो वहाँ पाके डॉक्टर के साथ वो विशेषज्ञ डॉक्टर भी खड़े थे। उसने धीरे से अपने मुंह से मास्क उतारा तो सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी शिल्पा थी। शिल्पा भी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। सौरभ का दिल इतना जोर से धड़कने लगा
कि जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाए दिल। उसे उस समय याद आने लगा जब उनकी माँ बेटे ने उस घर से कैसे निकाला था और वो उनके पैरों से गिरकर कैसे भीख मांग रही थी। शिल्पा और सौरभ को ये घूर रही थी मगर मुंह से कुछ न बोली। उसकी आंखें में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आज उसका बदला पूरा हो गया हो, क्योंकि जाते समय शिल्पा यही कहकर गई थी, एक दिन जरूर न्याय होगा। तभी सौरभ खुद पर नियंत्रण न कर सका और जाकर उसके पैरों में गिर गया। शिल्पा, मुझे माफ कर दो, मेरे बदला मेरे मासूम बेटे से मत लेना। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करना, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। सौरभ हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। शिल्पा ने डॉक्टर को संकेत किया तो सौरभ को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। उसकी आंखें में लगातार आंसू बह रहे थे। वो चिल्ला रहा था, शिल्पा मेरी बदला मेरे बेटे से मत लेना। तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, मगर मेरे बेटे को जान बचा लो। मगर शिल्पा उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। गहन चिकित्सक कक्ष का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकल कर आए। उन्होंने समाचार दिया, डॉक्टर शिल्पा ने आपके बेटे की जान बचा ली है। यह सुनकर तो सौरभ को अचरज का झटका लगा। जिस लड़की की जिंदगी उसने उजाड़ दी थी, आज उसने उसकी इतनी बड़ी सहायता की। सभी डॉक्टर जा चुके थे, शिल्पा भी जाने लगी, लेकिन तभी सौरभ ने उसे रोक लिया और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे बेटे की जान बचा ली। तो शिल्पा ने कहा, मैं इतनी कठोर हृदय नहीं हूँ, हमारे बस की नहीं है किसी से बदला लेना। इतना पुराना बदला एक निर्दोष बच्चे से लूं? वो सब हमारे बीच की बात थी, बच्चे का इसमें क्या दोष? मेरा कर्म मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि मैं हर जरूरतमंद की मदद करूं। तुम्हारे बेटे को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। और रही बात न्याय की, तो न्याय तो हो चुका है सौरभ जी। और न्याय यह है कि आज आपके पास सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है, और मेरे पास भले ही दौलत ज्यादा ना हो, पर मुझे मेरी इज्जत और खुशी वापस मिल गई है। शिल्पा ने उसकी तरफ देखा और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, आप बस अपने बेटे का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वो धीरे से चली गई। सौरभ उस दिन अपनी पत्नी के पीछे नहीं भागा, बस एक ही बात समझ चुका था, दौलत और दहेज की चमक के आगे उसने एक सच्चे इंसान और एक अच्छी पत्नी को खो दिया था। उसका लालच ही उसके सारे दुखों की वजह बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे और सोने चांदी की चमक कुछ देर के लिए आंखें पे चंदिया रहती है, लेकिन इज्जत, प्यार और नेक दिल दौलत से होती है। लालच हमेशा दुखी ही देता है, और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो किस्मत एक न एक दिन हमें उसी मोड़ पर ले खड़ी करती है जहां हमें उसी इंसान से मदद लेनी पड़ती है जिसे हमने कभी सताया था। अपनी जिंदगी में लालच को नहीं बल्कि अच्छे रिश्ते को जगह दीजिए। बाकी कहानी कैसी लगी हो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई ऐसे ही कहानी को लेकर के, दिल छूने वाली कहानी को लेकर के। तब तक नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।